मेरे हाथ में जो कुछ पन्ने हैं इसमें दरअसल भारत को किस तरह से हिलाया जा सके, भारत में किस तरह से अशांति का माहौल बनाया जा सके, इसको लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। और सीमा पार में बैठा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसे पड़ोसी मुल्क मानते हैं और मुसीबत के समय वो हमसे ही दया याचना करता है, वो मुल्क लगातार किस कोशिश में है कि भारत को तंग कैसे किया जा सके, इसका विश्लेषण आपको बताऊंगा आगे और इन पन्नों की सच्चाई भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर ये आपको बताएं कि हिमालय को अगर 1 लाख लोग मिलकर धक्का लगाने लगे तब भी वो अपनी जगह से डिगेगा नहीं, इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी ऐसी हसरत रखने वाले लोग कौन हो सकते हैं? भले ही लोगों को खुद पर कितना ही यकीन को ना हो, कनाडा में खालिस्तान समर्थक कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हिमालय जैसे अड़िग भारत की अखंडता को चंद हजार या कह सकते हैं मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थक चुनौती दे रहे हैं। और कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के नाम पर भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक साजिश रची गई है। इस साजिश में 70,000 से ज्यादा खालिस्तानी समर्थक शामिल हुए। इसमें भारत विरोधी नारेबाजी की गई और खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीर लगाकर उनका महिमा मंडन किया गया। इस तरह के रेफरेंडम करवाकर खालिस्तानी आतंकी भारत के टुकड़े करने के जो सपने पाले हुए हैं उसका पूरा होना नामुमकिन है। और कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक ये सोचते हैं कि भारत का सिख उनकी तरह पाकिस्तान के इशारे पर काम करेगा, लेकिन ये वो नहीं जानते कि भारतीय सिख भारत की सरजमी के लिए न्योछावर हो जाने का दम रखता है। वो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है। कनाडा में पाकिस्तान के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी रेफरेंडम का जो नाटक कर रहे हैं उसमें बिल्कुल दम नहीं है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ विदेशी सरजमी पर साजिश की पटकथा कैसे लिखी जाती है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश रचता है। इस बार उसने 6 नवंबर को कनाडा के मिसिसोगा में खालिस्तानी रेफरेंडम के नाम पर नाटक रचा था और इसके लिए बाकायदा एक सभा बुलाई जाती है। इसमें लोगों को उनके मत जानने के लिए बुलाया गया था और खालिस्तानी समर्थकों का मकसद इस तरह के आयोजन से कुछ देशों का समर्थन हासिल करना है। लेकिन फिलहाल इस रेफरेंडम को किसी ने पूछा तक नहीं। इस रेफरेंडम की कुछ खास बातें हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि खालिस्तानी समर्थकों का आदर्श कौन है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो वीडियो हमें मिले हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में जो दृश्य आपको नजर आ रहा है, इससे साफ हो जाता है कि इस आयोजन में खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ये देखिए इन तस्वीरों को। पोस्टर में भिंडरावाले को जगह देकर यह बताया गया है कि खालिस्तान की मांग करने वालों का आदर्श एक आतंकी है और भारत के खिलाफ रची जा रही इस साजिश में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे हैं। ये झंडों की भी तस्वीरें आप देखिए, भिंडरेवाला की मौजूदगी, उसके तस्वीर की मौजूदगी और साथ ही साथ खालिस्तानी झंडों की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। और इस आयोजन में भारत विरोधी नारेबाजी भी जमकर हुई है। भिंडरावाले का एक पोस्टर और लगाया गया जिसमें वो हाथों में तीर लिए हुए भी दिख रहा है। ये तो खालिस्तानी झंडे आप देख रहे हैं और किस तरह से वो भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं भारत विरोधी। एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। भारत विरोधी नारा लगाना, भारत के लोगों के खिलाफ ये गलत मानसिकता का इस्तेमाल करना। और ये देखिए तस्वीर अगली, ये हाथों में तीर लिए हुआ दिख रहा है भिंडरावाला। आमतौर पर हमने देखा है कि खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जिसमें वो AK-47 लिए हुए दिखाया जाता है, लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी को इस बार AK-47 की जगह तीर लिए हुए दिखाया गया। और ये भिंडरावाले की एक पुरानी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। उन तस्वीरों को भी आप देखिएगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि भिंडरावाले की इमेज को बदलने की कोशिश किस तरह से की गई। लेकिन सच यह है कि यहां पर भिंडरावाला के हाथों में एक तीर दिखाया जाता है। मुद्दा यह नहीं कि उसके हाथों में क्या दिखाया गया, लेकिन जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तस्वीर के साथ हम आपको इस प्रोपेगेंडा, इस साजिश के बारे में समझा रहे हैं, उसे समझिए।
कनाडा की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो को यह नजर नहीं आता। कनाडा की जमीन पर रेफरेंडम की मांग की जाती है, भारत के खिलाफ साजिश रचने की पूरी तैयारी की जाती है। यह उन्हें सुनाई नहीं देता। पाकिस्तान जो खुद परेशान है, वो हिंदुस्तान को कैसे तंग किया जाए, हिंदुस्तान में किस तरह से दिक्कतें बढ़ जाए, इस साजिश में लगा रहता है। और चंद मुट्ठी भर ये जो खालिस्तानी है, उनको बार बार पीछे से फंड भी देता है और पूरी प्लानिंग भी करता है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की रेफरेंडम वाली साजिश का जमकर अब विरोध भी हो रहा है। जिस जगह पर यह रेफरेंडम का आयोजन किया गया था, वहां पर भारतीयों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। वो इस साजिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। भारत की अखंडता के खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार को भी दी। खालिस्तान रेफरेंडम को लेकर भारत सरकार ने कनाडा को साफ कह दिया कि वो इस तरह के रेफरेंडम को अपनी मंजूरी ना दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े करने के पीछे कोशिश कौन कर रहा है? साजिश किसकी है? मंशा किसकी है? इरादा किसका है? वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। चाहे पंजाब में टारगेट किलिंग्स के मामले हों या कनाडा में भारत विरोधी साजिश, खालिस्तान को पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का फुल सपोर्ट है। पूरी मेहरबानी करता है आईएसआई, खिदमत में लगातार लगा रहता है। और इसके लिए आईएसआई ने एक खास तरह का प्लान भी तैयार किया है, K2। ये K2 क्या है, जरा इसको अभी आप समझिए, क्योंकि K2 नाम के इस प्लान के तहत ही आईएसआई पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों और कश्मीर में ऑपरेट करने वाले आतंकियों को एक साथ लाने की साजिश रच रहा है। यानी उसकी नीति बहुत बड़ी है। यानी वो इस प्लान के तहत कश्मीर के साथ साथ पंजाब को भी आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश में लगा है। और इसके लिए आईएसआई इन आतंकियों के बीच कई राउंड की मीटिंग भी कर चुका है। यानी इन दोनों से दोस्ती, कश्मीर में भी हरकत करते चलिए, पंजाब को भी किसी तरह से परेशान करते चलिए। आईएसआई का इरादा यह है। और जी मीडिया के पास आईएसआई के इस K2 प्लान से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारियां भी मौजूद है, जो मैंने अपने हाथों में ले रखा है और इनकी तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं इसके बारीक शब्दों को बताता रहूंगा और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार यह कोशिश कर रहा है कि पंजाब में माहौल खराब हो, कश्मीर में हिंदुस्तान लगातार परेशान रहे। इन खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के जरिए भारत से पंजाब को अलग करने की साजिश में लगा हुआ है। और अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा किस तरह खालिस्तान का जिन बोतल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत की मुश्किल बढ़ाई जा सके। और इसके लिए ऐसा दो मोर्चों पर काम कर रहा है। दो मोर्चे, मैंने कहा दो फ्रंट। एक फ्रंट है जो जमीन पर अशांति और नफरत फैलाता है, और दूसरा फ्रंट है वर्चुअल। इसको और बारीकी से समझिए, क्योंकि जमीन पर पंजाब को सुलगाया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके लिए आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के साथ लाहौर में कई दौर की बैठकें भी कर चुका है। और इस K2 प्लान के जरिए विदेशों में भी रह रहे खालिस्तानी समर्थकों को भी जोड़ा जा रहा है और उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा बनाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावासों और जितने भी उसके हाई कमीशन है, उनके जरिए खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को मदद करने के साथ साथ उन्हें फंडिंग और हथियार भी मुहैया करा रही है, ताकि वो भारत के खिलाफ अपना अभियान चला सके। सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग है, कितनी बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है कि भारत को अस्थिर कैसे किया जा सके, भारत को परेशान कैसे किया जा सके। वैसे पंजाब में हाल फिलहाल में हुई हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स और सुरक्षा जो प्रतिष्ठान है, उन पर जो हमले हुए हैं, उनके पीछे भी इसी नेटवर्क का हाथ होने के पूरे सबूत मिले हैं। और जी मीडिया के पास पाकिस्तान के इस प्लान से जुड़ा वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। उससे आपको पता चलेगा कि इस खालिस्तानी संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाए, यानी फेक ट्विटर हैंडल्स, जिनके जरिए खालिस्तान रेफरेंडम जैसी साजिशें रची जाती है। और वो कोशिश भी बार बार यही करता है, ऐसे ही अकाउंट के जरिए ट्विटर के जो यहां पे पत्रकार हैं, जो लगातार खबरों से जुड़े रहते हैं, उनको टैग करके अपने प्रोपेगेंडा वाले वीडियो बताने की कोशिश करता है। वैसे सोशल मीडिया पर इस तरह के लगभग 1450 घोस्ट ट्विटर अकाउंट की जानकारी हमें मिली है।
और इन अकाउंट के फॉलोअर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, यानी जीरो, यानी उन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता है। ये घोस्ट अकाउंट है, लेकिन ये ट्विटर पर भारत विरोधी ट्वीट करते हैं और खालिस्तान से जुड़े हैशटैग को ट्रेंड करते हैं। पिछले 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच, यानी एक महीने में ही खालिस्तान रेफरेंडम के समर्थन में 29,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए हैं। और खालिस्तान से जुड़े इस तरह के जितने भी ट्वीट्स हैं उनको दुनिया भर में करीब 8,000 लोगों ने रिट्वीट किया। यह संख्या एक्चुअल जो है वो है 7,826, यानी लगभग 8,000 लोगों ने रिट्वीट किया है। इसी एक महीने में खालिस्तान के समर्थक ने 334 ने ट्विटर अकाउंट भी बनाए, यानी साजिश को और ज्यादा बड़े स्तर पर ले जाने की पूरी तैयारी चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी का क्या हाथ है। दरअसल सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ माहौल बनाने का जो ये पूरा प्लान है, उसके पीछे भी पाकिस्तान ही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में है, क्योंकि जिन ट्विटर अकाउंट से खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट किए गए हैं उनमें से ज्यादातर ट्विटर अकाउंट से हिजाब बैन और कश्मीर से जुड़े हैशटैग वाले ट्वीट भी किए गए थे। यानी कि आईएसआई इन फेक ट्विटर हैंडल्स का इस्तेमाल भारत में माहौल बिगाड़ने और नफरत भड़काने के लिए करता है। और अब वो खालिस्तान मुद्दे को ट्विटर पर ट्रेंड कराने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी भी खालिस्तानी रेफरेंडम के समर्थन में अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं। और इस प्रचार अभियान की एक छोटी सी झलक आपने कुछ दिन पहले एशिया कप के दौरान भी देखी होगी। उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ जमकर अभियान चलाया गया। दरअसल मैच के बाद एक बेहद रोमांचक दौर में अर्शदीप ने पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली का एक कैच छोड़ दिया था। क्रिकेट है, गलतियां हो जाती है, लेकिन इस वजह से यह मुद्दा, एक छोटी सी बात किस तरह से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, इसकी कोशिश तेज करती गई। इसके बाद ट्विटर पर अर्शदीप के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई और ऐसा दिखाया गया जैसे आम भारतीय अर्शदीप सिंह को उनकी पहचान की वजह से निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी सेना की पीआर विंग का कनेक्शन सामने आया था और यह पाकिस्तान सेना की आईएसपीआर यूनिट ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ हजारों की संख्या में ट्वीट कराए थे। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से किए गए थे, जबकि कुछ ट्वीट घोस्ट ट्विटर हैंडल से किए गए थे। और इस ट्रोलिंग का मकसद भारत में एक वर्ग विशेष को भड़काना था, उनके खिलाफ लगातार उनके दिमाग पर काबू पाके नफरत फैलाना था। यह कोशिश चल रही है और पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया भर में यह संदेश जाए कि जैसे भारतीय अर्शदीप को उनकी पहचान की वजह से निशाना बना रहे हैं, उसी तरह से आपके साथ सोच रखता है। लेकिन जी न्यूज ने तब भी पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया था और आज भी आईएसआई का यही प्लान है कि वो चाहता है कि किसी भी तरह पंजाब में रह रहे सिखों को भारत के खिलाफ उकसाया जाए, भड़काया जाए, ताकि भारत में नफरत का माहौल पैदा हो और पाकिस्तान उसका फायदा उठा सके। आईएसआई का जो K2 प्लान है, ये तो एक आइडियल कॉकटेल है पाकिस्तान के लिए कि कश्मीरी और खालिस्तान आतंकी और सेपरेटिस्ट को आपस में ज्वाइन करवा दो, आपस में दोनों सांठगांठ करें और मिलजुल के एक्टिविटीज करें भारतीय स्टेट के खिलाफ। इसको रोकने में भारत को 2 या 3 अलग अलग तरीके से कदम उठाने होंगे और उठाए भी जा रहे हैं। एक तो देश के अंदर कुछ हद तक ये लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, तो कश्मीर में, पंजाब में हमें ऑन द ग्राउंड अपनी पुलिस फोर्सेस को ज्यादा स्ट्रॉन्गर करना है, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग को बढ़ाना है। जितनी स्मगलिंग होती है कुछ मानिए वेपन्स की, उसे रोकना है। ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है उसे रोकना है। पैसों की जो ट्रांसफर होती है हवाला से, उसे रोकना है। इसके अलावा सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है। देश के अंदर हमें ये कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि दिल्ली से करीब 10,000 किलोमीटर दूर स्थित कनाडा किस तरह भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है और कौन है जो कनाडा में खालिस्तान को खाद पानी दे रहा है। उसके लिए आपको कनाडा से जुड़े कुछ आंकड़े जानने चाहिए।
कनाडा की कुल जनसंख्या करीब 3.25 करोड़ है और अभी के आंकड़ों के हिसाब से इसमें 13 लाख भारतीय अप्रवासी भी शामिल है। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कनाडा की कुल जनसंख्या में करीब 4% लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, जबकि पंजाबी वहां की टॉप 4 यानी कि जो सबसे लोकप्रिय भाषा है उनमें चौथे स्थान पर, जो प्रथम 4 हैं उनमें शामिल होती है। लेकिन भारत और भारतीयों के साथ इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी वहां लगातार भारत विरोधी गतिविधियां देखने को मिलती है और यह बेहद चिंताजनक भी है, क्योंकि कनाडा भारत के विरोध के बावजूद भी ऐसे तत्वों पर कोई एक्शन नहीं लेता है। दरअसल खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े कई नेता कनाडा में रहते हैं और भारत ने इन्हें आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद ये आतंकवादी कनाडा में खुलेआम घूमते हैं और भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चलाते हैं, जबकि ये सब कुछ देखते हुए भी वहां की सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। कनाडा सरकार के तुष्टीकरण की वजह से ही आज कनाडा में खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनका हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो लगातार भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू मंदिरों में हमले हो रहे हैं और सरेआम भारत को तोड़ने तक की ये बातें करते हैं। और बात सिर्फ खालिस्तान की नहीं है, बात कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर हमलों की भी है। बीते कुछ महीनों में कनाडा में भारतीय समुदाय के लोग, खासतौर से हिंदुओं और उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और ज्यादातर हमलों के पीछे खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों का ही हाथ बताया जाता है। कई मामलों में तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इन खालिस्तानी आतंकियों के साथ गठजोड़ के सबूत भी मिले और खुफिया इनपुट्स के अनुसार ये खालिस्तानी आतंकी ISI के इशारे पर भारत को अस्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं। इसके लिए ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और अमेरिका तक अभियान भी चलाए गए। ऐसा नहीं है कि कनाडा को अपनी ही धरती पर पनप रहे इस कट्टरपंथ की जानकारी नहीं है। वहां के नेता और अधिकारी इस खतरे को जानते हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन वोट बैंक का डर उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। आज कनाडा में पंजाबी बोलने वालों की काफी बड़ी तादाद है और आज ये आबादी वहां के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है और वोट बैंक के लालच में कनाडा के नेता और वहां की सरकारें उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती और खालिस्तान समर्थक तुष्टीकरण की इसी नीति का फायदा उठा रहे हैं। वहां की सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के सम्मान की बातें तो करती है, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों पर वो आंखें बंद कर लेती है, आंखें मूंद लेती है, क्योंकि आज कनाडा में जिस पार्टी की सत्ता है उसे लगता है कि अगर उसने ऐसी ताकतों पर कार्रवाई की तो एक बड़ा वर्ग उससे नाराज हो जाएगा और इसका सीधा नुकसान उन्हें चुनावों में उठाना पड़ेगा। खालिस्तान समर्थकों को लगता है कि यह रेफरेंडम जैसे आयोजन दबाव की राजनीति के कारगर हथियार है। केवल खालिस्तानी समर्थकों को ही नहीं, कई लोगों को लगता है कि रेफरेंडम जैसे आयोजन से किसी ग्रुप की मनमर्जियां पूरी की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गलतफहमी इनकी है, इसे हम दूर कर देते हैं। रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी खास राजनीतिक मुद्दे पर जनता की राय जानना। आमतौर पर लोकतांत्रिक देशों में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन रेफरेंडम में जनता खुद ही किसी खास मुद्दे पर सीधी अपनी राय देती है। रेफरेंडम भी दो तरह के हो सकते हैं। पहला, जिसमें जनता की राय सरकार को माननी ही पड़े। आमतौर पर ये रेफरेंडम होते हैं जिसमें सरकार ही जनता की राय जानना चाहती है, और दूसरा ये जिसमें जनता की राय मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है और इस तरह के रेफरेंडम सरकारी अनुमति के बगैर शुरू किए जाते हैं। इन्हें कोई राजनीतिक संगठन शुरू करता है, लेकिन ये फ्लॉप साबित हो जाते हैं। अब हम आपको दोनों तरह के रेफरेंडम के कुछ उदाहरण भी देना चाहते हैं, ऐसे रेफरेंडम जिसको मानने के लिए सरकार बाध्य होती है। उसी तरह का एक रेफरेंडम ब्रिटेन में हुआ था। वर्ष 2016 में ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को लेकर एक रेफरेंडम हुआ था। इस रेफरेंडम से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने यह घोषणा की थी कि रेफरेंडम का नतीजा सरकार मानेगी, और ब्रिटेन की 52% जनता ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के फैसले को सही माना था, जबकि 48% ने यह फैसला गलत माना था। और इसके बाद रेफरेंडम के आधार पर ब्रिटेन वर्ष 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था। और इसी तरह ऑस्ट्रिया, फिनलैंड,
स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने यूरोपीय यूनियन में जाने से पहले अपने देश में रेफरेंडम करवाया था और ये सारे रेफरेंडम सरकार की ओर से शुरू किए गए थे और जिस पर जनता ने अपनी राय दी थी, इसलिए ये माने गए। ऐसे रेफरेंडम जिसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, उसके उदाहरण भी आज आपको जानने चाहिए, क्योंकि वर्ष 2017 में स्पेन की कैटलोनिया रीजन में एक रेफरेंडम हुआ। पिछले काफी समय से कैटलोनिया रीजन स्पेन से अलग होना चाहता था, इसलिए वर्ष 2017 में कैटलोनिया की स्थानीय सरकार ने एक रेफरेंडम करवाया, लेकिन स्पेन की केंद्र सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्पेन ने इस रेफरेंडम को ही मान्यता नहीं दी थी। और इस रेफरेंडम में कैटलोनिया की 50% जनता ने स्पेन से अलग होने को लेकर वोट किया था, लेकिन चूंकि स्पेन सरकार ने मान्यता नहीं दी थी, इसलिए ये फ्लॉप साबित हुआ। इसी तरह वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस ने क्रीमिया में ही एक रेफरेंडम करवाया था और इस रेफरेंडम में क्रीमिया के 90% से ज्यादा लोगों ने रूस में विलय के लिए वोट किया था, जिसके बाद पुतिन ने आधिकारिक तौर पर क्रीमिया को रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। हालांकि इस जनमत संग्रह को दुनिया के ज्यादातर देशों ने स्वीकार नहीं किया और ऐसा ही एक जनमत संग्रह रूस ने इसी साल यूक्रेन के 4 नए प्रांतों के लिए भी करवाया है। हालांकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी रूस के अलावा किसी भी देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। और जहां तक कनाडा के खालिस्तानी समर्थकों की बात है, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि उनका ये रेफरेंडम पानी का एक बुलबुला है। दरअसल आपको हमने जो उदाहरण दिए हैं, उनमें जहां जहां भी रेफरेंडम हुए हैं, उनमें उस देश की जनता ने वोट किया है। लेकिन ऐसे लोग जो भारत की जमीन छोड़कर कहीं और की नागरिकता ले चुके हैं, जैसे कनाडा के खालिस्तानी समर्थक, उनके रेफरेंडम का कोई सिर पैर नहीं है। वो तो बस पाकिस्तान के इशारे पर भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश में शामिल है। इसलिए अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप जो है यूं ही परेशान होते रहिए, लेकिन जैसा उदाहरण हमने शुरुआत में दिया था, हिमालय को धक्का लगाने की कोशिश करते रहिए। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और हिंदुस्तान की अखंडता को कहीं भी आप चोट नहीं पहुंचा पाएंगे।